नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। सुशासन दिवस, उत्तराखंड में चंपावत से चौपाल का आगाज। उत्तराखंड में नमक और चीनी मुफ्त देने की तैयारी। मैदानी इलाकों में कोहरा शीतलहर की चेतावनी। सुशासन के लिए 5 जिलाधिकारियों को मिला पुरस्कार। जल संस्थान कर्मियों की 201 करोड़ की मांग। छात्र संघ चुनाव में एबीपी ने मारा मैदान। देहरादून, हरीश रावत 24 घंटे गांधी पार्क में देंगे धरना। फर्जी प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र का धंधा, जांच प्रदेश में और प्रमाण पत्र यूपी के। नए साल में कैथ लैब और 3 नए अस्पताल देंगे मरीजों को राहत। रेलवे आज बताएगा कब से अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई। क्रिसमस दिवस, गिरजाघरों में प्रार्थना कर मनाया गया क्रिसमस दिन। सुशासन दिवस पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भूमिधरी का अधिकार देने को दायित्व तय। टनकपुर, पूरे राज्य में होगा किताब कौतिक। रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण जल्द होगा पूरा। रानीखेत, पूर्व सैनिकों के लिए डीएससी भर्ती 5 जनवरी को शुरू। पूर्व सेवाओं के लिए आंदोलन करेंगे समायोजित शिक्षक। टनकपुर, देहरादून सिटी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुशासन दिवस के मौके पर टनकपुर के उचौली गोट में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और लोगों को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में चौपाल के आयोजन की शुरुआत शुरू हो गई है। सचिव स्तर के अधिकारियों से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों ने रविवार को जगह जगह चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। सरकार और जनता के बीच खाई पाटने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर चौपाल का आयोजन किया गया। टनकपुर के उचौली गोट में आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री ने भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्म दिवस के मौके पर नमन करते हुए कहा कि वाजपेयी ने ही उत्तराखंड राज्य का गठन किया था। लंबे संघर्ष के बाद मिला यह राज्य आज विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। धामी ने कहा कि हमारा संकल्प उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने का है। इसके लिए प्रदेश के कोने कोने को विकसित किया जा रहा है। हमारा मुख्य लक्ष्य उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सुशासन सरकार की पहली प्राथमिकता है। सुशासन के जरिए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सकता है। रविवार को सुशासन अभियान पर सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से सम्मानित करने के दौरान उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति की सलाखा पुरुष उत्तराखंड के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना संपूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित किया। पीएम के रूप में हो या एक व्यक्ति के रूप में वे हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। सुशासन, सामाजिक सशक्तिकरण और समरसता वाजपेयी का जीवन दर्शन था। उत्तराखंड में गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर के बाद अब चीनी और नमक में मुफ्त या रियायती मूल्य में मिल सकता है। सरकार ने खाद्य विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। अंत्योदय और खाद्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 14 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए बनाए जा रहे प्रस्ताव को नए साल में लागू किया जा सकता है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि केंद्र ने अगले 1 साल के लिए एनएफएससी के तहत प्रति यूनिट 5 किलो गेहूँ चावल मुफ्त देने का निर्णय किया है। राज्य सरकार का मानना है कि गरीब परिवार को चीनी नमक भी उपलब्ध कराया जाए तो उनकी रसोई की जरूरत पूरी हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि योजना का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आर्थिक भार का आकलन कर इन्हें मुफ्त अथवा रियायती मूल्य पर देने पर निर्णय लिया जाएगा। मुताबिक पहले प्रस्ताव के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों हर महीने 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक देने पर विचार किया जा रहा है। दूसरे प्रस्ताव में अंत्योदय और एनएफएससी कार्ड धारकों को चीनी और नमक और चीनी को बाजार भाव से कम मूल्य पर देने की संभावना तलाशी जा रही है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सोमवार और मंगलवार को घना कोहरा छाया रहेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने इस साथ ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26 और 27 दिसंबर को मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने की आशंका है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला इससे सर्वाधिक प्रभावित रहेगा। घने कोहरे से हवाई, रेल और बस यातायात प्रभावित हो सकता है। सड़क हादसे का भी खतरा बना रहेगा। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की गई है। जिला प्रशासन से अलाव और रैन बसेरों में इंतजाम करने के एडवाइजरी जारी की गई है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक दोनों दिन शीतलहर और शीत दिवस होने की आशंका है। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच सकता है। ऐसे में मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सुशासन दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल
गुरमीत सिंह ने 5 जिलाधिकारी को उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। रविवार को राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने कहा कि सुशासन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जनता की समस्याओं को सजगता से दूर करने में सभी अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यपाल ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि समग्र प्रयासों से सुशासन प्राप्त किया जा सकता है। सुशासन नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। सचिव राज्यपाल डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्यपाल की पहल से इस वर्ष पहली बार दिल्ली में जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलता से कार्यान्वयन करने वाले डीएम को सम्मानित किया जा रहा है। सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमर ने कहा कि उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 के लिए जनपदों से आवेदन प्राप्त किए गए थे। कार्यक्रम में सचिव एस एन पांडे, अपर सचिव ललित मोहन रियाल, अपर सचिव कमेंद्र सिंह, उप निर्देशक सूचना डॉक्टर नितिन उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने राजभवन की अर्धवार्षिक पत्रिका देवभूमि संवाद का विमोचन भी किया। पत्रिका का संपादन उप निर्देशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय और सह संपादन संजू प्रसाद ध्यानी ने किया। कोविड लॉकडाउन के पहली बार प्रारंभ हुई कांवड़ यात्रा का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया गया। यात्रा का कुशलतापूर्वक घाटों की सफाई के लिए चलाए गए अभियान के कारण हरिद्वार को स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत गंगा टाउन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। विनय शंकर पांडे, हरिद्वार। उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन ने सरकार से 201 करोड़ रुपए मांग की है। संगठन ने आरोप लगाया कि शासन की गलत नीतियों के कारण जल संस्थान को बड़ा वित्तीय नुकसान पहुंचा है। लगातार कई सालों से पानी की दरें बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी कि सामान्य मूल्य वृद्धि पर भी समय समय पर रोक लगाने से वित्तीय नुकसान हुआ है। नए जल संस्थान को जल निगम की तरह सेंटेज का लाभ ही दिया जा रहा है। कर्मचारी संगठन के महामंत्री रमेश बिजौला ने कहा कि जल संस्थान भी जल निगम की तरह पेयजल योजनाओं का निर्माण कर रहा है। जल निगम को तो योजनाओं के निर्माण पर सेंटेज का लाभ दिया जा रहा है, जल संस्थान को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जल संस्थान को भी सेंटेज का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि जल संस्थान की भी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। कहा कि सालों से जल संस्थान को नुकसान हो रहा है और बार बार शासन जारी कर जल कर और सीवर कर वर्षों समाप्त किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों के भीतर 201 करोड़ रुपए का नुकसान जल संस्थान को पहुंचाया जा चुका है। इस नुकसान की भरपाई की जाए। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के तस्वीर साफ हो गए। 2 साल बाद हुए चुनाव में एबीवीपी ने निर्दलियों का वर्चस्व तोड़ते हुए सबसे ज्यादा कॉलेज में अध्यक्ष पदों पर जीत हासिल की। राज्य के 98 कॉलेजों में हुए चुनाव में एबीवीपी ने 45 कॉलेजों में अध्यक्ष और 33 कॉलेजों में महासचिव पद पर कब्जा किया, जबकि 2 साल पहले वर्ष 2019 के चुनाव में सर्वाधिक कॉलेज में परचम फहराने वाली निर्दलीय प्रत्याशी 36 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर जीत का स्वाद चख पाई। हालांकि महासचिव पद के लिहाज से सबसे ज्यादा 42 पर निर्दलियों के खाते में ही आए हैं। एनएसयूआई को इस बार भी तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। एनएसयूआई महज 19 कॉलेजों में अध्यक्ष और 13 कॉलेजों में महासचिव जिता पाई। कोरोना महामारी की वजह से राज्य में 2 साल तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। वर्ष 2019 में हुई चुनाव में एबीवीपी को निर्दलीय के सामने नीचा देखना पड़ा था, लेकिन इस चुनाव में एबीवीपी बढ़त बढ़ाने में कामयाब रही। देहरादून अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत को एक दिन का धरना देने जा रहे हैं। वो सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि गांधी पार्क में धरने पर डटे रहेंगे। रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उत्तराखंड के बेटे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के साथ ही उत्तराखंड के सभी जन आंदोलन में उठाए जा रहे सवालों को नैतिक समर्थन देने के लिए गांधी पार्क में सोमवार को दोपहर 12 बजे से अपना धरना शुरू करेंगे, जो मंगलवार दोपहर 12 बजे तक चलेगा। उन्होंने कांग्रेस, भाजपा के साथ ही सभी दलों को धरने का निमंत्रण दिया। उत्तराखंड में फर्जी प्रदूषण जांच प्रमाण पत्रों का धंधा अंतर्राज्यीय नेटवर्क से चल रहा है। हल्द्वानी और देहरादून में सामने आए फर्जी प्रमाण पत्र यूपी के प्रदूषण जांच केंद्रों के लॉगिन आईडी से इसका खुलासा हुआ। राज्य के कुछ प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों ने यूपी के प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों के साथ गठजोड़ किया हुआ है। यहाँ वाहन की फोटो के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करते वक्त यूपी के केंद्रों की लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ और राज्यों के साथ ही नेटवर्क को जुड़ा होने की पूरी संभावना है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आरटीओ से प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का ब्यौरा दिया, जिसमें गठजोड़ सामने आए। सर्टिफिकेट के इस खेल से पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, सरकार को राजस्व का भी तगड़ा चूना लगाया जा रहा है। यूपी के जांच केंद्रों से सर्टिफिकेट बनवाने से राज्य को हर सर्टिफिकेट पर 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। हल्द्वानी नए साल में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की जुगलबंदी काम आएगी। यहां चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी 2 अस्पताल चालू होने की उम्मीद है। वहीं डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में कैथ लैब समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। सब प्लान के मुताबिक रहा तो 2023 में हाईटेक कैथ लैब लग जाएगी, जिसके बाद एसटीएच में हृदय रोगों का इलाज हो सकेगा। करामपुर रोड एचएन स्कूल से पास टीबी एंड चेस्ट विभाग का कुमाऊं का सबसे बड़ा 65 बेड का अस्पताल बन रहा है। वहीं स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट नए साल में सर्जिकल और
ऑन्कोलॉजी मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सुविधा मिलने लगेगी। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर केसी पांडे ने बताया कि इसके शुरू होने से लोगों को सुविधाएं मिलेगी। वहीं हल्दूचौड़ में 30 बेड का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जा रहा है। इससे हल्दूचौड़, लालकुआ, बिंदुखता, पंतनगर समेत कई इलाकों के लोगों को आसानी से 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर हरीश पांडे ने बताया कि जनवरी में इसके चालू होने की पूरी संभावना है। मोतीनगर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की तैयारी चल रही है। अस्पताल निर्माण एजेंसी पेयजल निर्माण निगम को जुलाई तक हैंडओवर करने की तैयारी में। स्वास्थ्य विभाग ने इसे 2024 में चालू करने का लक्ष्य रखा है। हल्दूचौड़ में 30 बेड का सीएचसी नए साल के शुरू में करने की तैयारी है। मोतीनगर में 200 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर काम चल रहा है। इन दोनों हॉस्पिटलों के शुरू होने से जहां कोरोना से निपटने में मदद मिलेगी, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों के मरीजों को भी राहत मिलेगी। डॉक्टर भगीरथी ज्योति, सीएमओ नैनीताल। रेलवे भूमि अतिक्रमण को लेकर आज रेलवे के अफसर हल्द्वानी पहुंचे हैं। डीएम धीराज गर्ब्याल के मौजूदगी में गोलापाट सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों की बैठक में रेलवे भी शामिल होगा। इसी बैठक में रेलवे के अफसर प्रशासन को अपनी कार्य योजना की जानकारी देंगे। अतिक्रमण कब से उठाया जाएगा, इस पर आज फैसला ले लिया जाएगा। इन दिनों बनभूलपुरा क्षेत्र की रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट की ओर से दिया गया आदेश चर्चाओं का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां रेलवे भूमि में किए गए अतिक्रमण और ध्वस्तीकरण की तलवार लटकी है, वहीं क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी भविष्य की चिंता सताने लगी है। हल्द्वानी जिले में यीशु के जन्मदिन पर केक काटकर मनाई गई खुशियां। देर रात लोगों ने कैंडल जलाकर की प्रार्थना। गिरजाघरों में प्रार्थना पर मनाया गया क्रिसमस पर्व को लेकर ईसाई समुदाय के लोगों में उत्साह का माहौल रहा। सुबह गिरजाघरों में प्रार्थना करने के बाद दिन भर लोगों ने अपने प्रियजनों को आकर्षक उपहार देकर एक दूसरे को बधाई दी। हल्द्वानी के सेंटर मेथोडिस्ट चर्च और कैथोलिक चर्च में दिन भर क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया गया। भाईचारे और सद्भावना के दूत ईसा मसीह का जन्म दिवस पर लोगों ने प्रेम और शांति के लिए प्रार्थना की। मेथोडिस्ट मेमोरियल चर्च के पादरी राजीव मैसी, पास्टर नरिंदर सिंह, पास्टर ज्ञान मसीहा द्वारा यीशु के जन्म के बारे में बताया गया। दिन में यीशु के जन्म दिन की खुशी में केक काटकर सब में बांटा गया। रात भर सभी धर्म के लोग यह प्रार्थना और कैंडल जलाते रहे। यहाँ आशीष मैग्रेगर, सचिन भान, अमीर खान, वसुंधरा सिंह, संजय निर्मल, बीके नथनियाल आदि मौजूद रहे हुए। सेंट टेरेसा कैथोलिक चर्च काठगोदाम में भी दिन भर क्रिसमस का आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे प्रार्थना करने के बाद सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। पुलिस प्रशासन ने जिले वासियों को क्रिसमस की बधाइयां दी है। एसएसपी पंकज भट्ट ने ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस पर्व की बधाई देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। एसपी क्राइम और यातायात डॉक्टर जगदीश चंद और एसपी सिटी हरवंश सिंह ने सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील की। पुलिस कर्मियों से कार्यक्रम स्थलों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। हल्द्वानी कुमाऊं भाजपा के कुमाऊं संभाग कार्यालय में रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पूर्व पीएम के कार्यों उपलब्धियों के बारे में बताया। बूथ अध्यक्ष सुबन सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि अजय भट्ट, जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, मंडल अध्यक्ष विनीत अग्रवाल आदि ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद पूर्व पीएम स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र को पुष्प अर्पित किए गए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने सुशासन दिवस पर राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जिला महामंत्री नवीन भट्ट, पूर्व नगर पालिका रेणुका अध्यक्ष रेणुका अधिकारी, दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा, शांति भट्ट, मदन फरत्याल, पंकज अधिकारी, मनीष पाल, राहुल झिंगरान, संजय त्यागी आदि मौजूद रहे। नैनीताल जिले समेत प्रदेश भर में वर्ग 3 और वर्ग 4 के भूमि के कब्जेदारों पट्टेदारों को संक्रमणीय भूमिधरी का अधिकार देने का कालाढंगी विधायक बंशीधर भगत का प्रयास रंग लाया है। शासनादेश जारी होते ही विधायक ने जिले के 78 प्रकरणों को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के दायित्व निर्धारित करने के आदेश डीएम नैनीताल को दिए। विधायक भगत सिंह ने बताया कि प्रभावित लोगों ने पूर्व में भूमिधरी अधिकार दिलाने की गुहार उनसे लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने वर्ग 4 की भूमि पर काबिज लोगों की भूमि का विनियमितीकरण कर मालिकाना हक दिए जाने के संबंध में शासन स्तर पर कई दौर की वार्ता की। बीते दिनों राजस्व सचिव की अध्यक्षता में डीएम नैनीताल और एडीएम वित्त एवं राजस्व की मौजूदगी में प्रदेश में वर्ग 3 वर्ग 4 के विनियमितीकरण मालिकाना हक प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण पर चर्चा हुई, जिसके बाद शासनादेश जारी कर वर्ग 4 की भूमि पर ऐसे कब्जों और पट्टेदार जिन्होंने निर्धारित अवधि में चालान के अनुसार नजराना शुल्क जमा कर दिया, उन्होंने मालिकाना हक देने की कार्रवाई करने को कहा था। विधायक के प्रयासों के लिए कब्जेदारों पट्टेदारों ने विधायक भगत का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि टनकपुर की तर्ज पर पूरे उत्तराखंड में किताब कौतिक का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किताब कौतिक कार्यक्रम युवा पीढ़ी को नई दिशा दिखाने में कारगर होगा। टनकपुर में किताब कौतिक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान सीएम ने बात कही है। रविवार को सीएम धामी टनकपुर में आयोजित 2 दिनी किताब कौतिक कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि किताब कौतिक कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। उन्होंने पढ़ाई की
संस्कृति विकसित करने के लिए अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने। सीएम ने कहा कि किताब कौती में शामिल होने वाले बुद्धिजीवियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। उन्होंने टनकपुर में पुस्तकालय खोलने की घोषणा भी की है। कार्यक्रम के दौरान सीएम पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिवस के कार्यों को याद किया। सीएम ने सभी को क्रिसमस की बधाई दी। बाद में सीएम ने किताब कौती में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। रानीखेत कुमाऊं व नागा रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों को एक बार फिर सेवा का अवसर मिलने जा रहा है। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में अगले 5 जनवरी को पूर्व सैनिकों के डीएससी की भर्ती का आयोजन किया जाएगा। 46 साल से कम आयु के मेडिकल कैटेगरी से 1 वाले पूर्व सैनिक भर्ती में हिस्सा ले सकें। केआरसी के GSO 1 प्रशिक्षण कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार डीएससी भर्ती के लिए रेजिमेंट केंद्र में पंजीकरण 31 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 तक सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों भर्ती में भाग ले सकेंगे। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को मेडिकल कैटेगरी से 1 और सेवानिवृत्ति की अवधि 2 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती के लिए 5 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद 6 जनवरी को प्रारंभिक स्क्रीनिंग और शारीरिक मापदंड परीक्षा होगी। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को डिस्चार्ज बुक, AGI एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ पासपोर्ट साइज की 16 रंगीन फोटो साथ लानी होगी। XTA पर्सनल को ATC प्रमाण पत्र भी लाना होगा। देहरादून बेसिक से अल्टीमा समायोजित शिक्षकों ने चयन प्रोन्नत वेतनमान में बेसिक की सेवाओं को जोड़ने की मांग की। यदि जल्द इस व्यवस्था को लागू किया गया तो शिक्षक नहीं किया गया तो शिक्षक आंदोलन करेंगे। रविवार को राजकीय अल्टी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच के ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया गया। शिक्षकों ने कहा कि बेसिक से अल्टी में आने वाले शिक्षकों को लेकर दोहरे मानक अपनाए जा रहे हैं। वर्ष 2006 की नियमावली में 2009 से कार्यरत शिक्षकों को समायोजित और 2014 से संशोधित नियमावली में पदोन्नत शब्द लिख दिया गया, जिससे शिक्षकों को 10 साल की लंबी सेवा करने के बाद भी चयन प्रोन्नत वेतनमान नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर फ्लोरिया ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा सचिव ने DG शिक्षा को अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन वह कमेटी नियमानुसार निर्णय नहीं ले रही। शिक्षकों ने नाइंसाफी समाप्त न की तो सभी समायोजित शिक्षा विभागीय अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे।